ये दोस्तों मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक है जब्त और जमींदार। आज अगर मैं जब्त का प्रयोग करूं तो किसी से कोई भी जो माल या सामान है उसको ले लेना, बरामद करना, ऐसे शब्दों में इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन मुगल प्रशासन की जो शब्दावली थी जब्त, वो लगान से संबंधित थी, टैक्स से संबंधित थी, राजस्व से संबंधित थी। राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था थी वो जब्ती व्यवस्था थी और उसको जब्त कहा गया। तो शुरू करते हैं इसको बिना किसी भूमिका के। सबसे पहले हम लेंगे जब्त। तो देखिए जब्त क्या था। जब्त या जब्ती व्यवस्था यह राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी। सीधी लाइन लिखेंगे आप, क्या प्राप्त करना था? राजस्व। तो यह राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए, कलेक्शन का जो जरिया है वो जब्त कहा गया। अब इसमें किया गया। देखिए मुगल काल के अंदर पूरे जो साम्राज्य था उसको सूबों में बांटा गया था। जैसे आजकल हमारा राज्य होता है, उस समय उसको सूबा या प्रांत कहा जाता था। सूबा ही समझ लीजिए, प्रांत तो मैं भी कह रहा हूं। तो इस जब्ती व्यवस्था में प्रत्येक प्रांत सूबे को राजस्व मंडल में बांटा गया। जब्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सूबे को सूबा में लिख रहा हूं, आप इसको समझना है प्रांत। प्रत्येक सूबे को किसमें बांटा गया? राजस्व मंडलों में। राजस्व मंडलों में आप भी, आपके जो तहसील हेडक्वार्टर होते हैं वो क्या है? तहसील हेडक्वार्टर यही तो है तालुका, जहां पे तहसीलदार बैठता है। तहसीलदार के जो अधीनस्थ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको आप आरआई बोलते हैं, वो होता है। आरआई के नीचे पटवारी होता है। ये सब रेवेन्यू के लिए, राजस्व के लिए काम करते हैं। बस वही सिस्टम था। राजस्व मंडलों में बांटा गया था जब्ती प्रणाली में प्रत्येक प्रांत को अलग अलग। इसमें अब क्या किया गया? प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग लिस्ट बनाई गई थी। किस फसल का कैसे वसूली होगा, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग जमीन चाहिए थी और भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हर जगह एक सी नहीं थी। तो सब जगह से समान लगान भी नहीं ले सकते आप। तो प्रत्येक कितना सिस्टम अच्छा बनाया था। प्रत्येक फसल के लिए राजस्व वसूली, प्रत्येक फसल हेतु जो वसूली करनी थी, प्रत्येक फसल हेतु राजस्व वसूली, लोगों से वसूल करने का जो तरीका था, प्रत्येक फसल के लिए राजस्व वसूली की अलग अलग सूची, लिस्ट बनाई गई थी कि अलग अलग सूची बनाई गई थी। बहुत उपयोगी पद्धति थी। अकबर के प्रशासन को बहुत हेल्प मिली थी। करने वाला कौन था उसका भी मैं जिक्र करूंगा। अब इसमें और क्या था? इसमें जमीन को 3 कैटेगरी में बांटा था, उच्च, मध्यम और निम्न। उपज के आधार पे, उपजाऊपन के आधार पे। तो देखिए उपज, या आप इसको कह सकते हैं उपजाऊपन के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। भूमि मतलब जमीन। भूमि का वर्गीकरण किया गया। कैसे किया गया? उच्च, मध्यम और तीसरी थी निम्न। इसका मतलब यह था कि आप सभी किसानों से एक समान लगान वसूल नहीं कर सकते। जिसके पास पैदावार नहीं उससे ज्यादा लगान क्यों लोगे? जिसके पास कम पैदावार उससे कम लगान लो, ज्यादा उससे ज्यादा पैसा लो, ज्यादा फसल लो, ज्यादा उपज लो। इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भूमि का निरीक्षण किया करते थे, समय समय पर भूमि को देखते थे। तो प्रशासनिक अधिकारी
समय समय पर जमीन अर्थात भूमि का निरीक्षण भी करते थे, इंस्पेक्शन जिसको आप बोलते थे। तो ये जो सिस्टम था, ये जब्ती प्रणाली थी, जब्त थी। रेवेन्यू कलेक्ट कैसे हो, जो फसल है वो कैसे खजाने तक पहुंचे, उसका पैसा कैसे पहुंचे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जब्त क्या था कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो सिस्टम था, व्यवस्था थी, उसको राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा गया। क्या किया गया, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया, रेवेन्यू क्लस्टर बनाए गए थे। इसके बाद में राजस्व वसूली के लिए अलग अलग सूची बनाई गई फसलों की, हर फसल की। वो लिस्ट के बाद में भूमि का वर्गीकरण किया गया 3 भागों में, उच्च, निम्न, उच्च, मध्यम और निम्न, और उसके बाद में भूमि का निरीक्षण भी किया जाता था। इतना सा है जब्त प्रणाली। बहुत कम दिया है 7th के लिए, आपको इतना याद, नोट्स बना करके आराम से आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आपको ऐसा ही समझना है, आप खुद मुगल सम्राट अकबर है और अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहे भाई ऐसा ऐसा काम करो, लोगों से टैक्स लेना है, लेकिन किसी के ऊपर ज्यादा मार नहीं पड़नी चाहिए, जितनी उपज है उतना टैक्स लेना है। अब इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक था जमींदार, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, जमीन का जो मालिक था वो जमींदार था। सीधी सीधी बात आपको बता दूं, जमींदार कोई भी हो सकता था, गांव का मुखिया भी हो सकता था, स्थानीय सरदार भी हो सकता था, कोई दरबार में बैठा हुआ अमीर उच्च वर्ग का व्यक्ति भी हो सकता था जिसके पास जमीन थी और वो वहां से रेवेन्यू यानी कि लगान वसूल करता था। तो जमींदार वही था, किसानों से राजस्व इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, सीधा सीधा किसानों से, किसानों कह दो, चाहे जो ग्राम का जो व्यक्ति ग्रामीणों कह दो, किसानों या ग्रामीणों से लगान इकट्ठा करना, वसूल करना, इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था, इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। और यह कोई भी हो सकता था, यह कोई भी हो सकता था। जैसे मैंने आपको बताया था, जमींदार कौन कौन हो सकता था, जैसे गांव का मुखिया, सरदार, जैसे गांव का मुखिया, कोई सरदार था वो, दरबार का अमीर जिसको सम्राट ने परमिशन दे रखी होती थी कि इतनी जमीन से आपको लगान लाना, आप इतनी जमीन के जमींदार हो, कोई भी हो सकता था, कुलीन जिसको बोलते थे, ये सभी जमींदार कहलाते थे। तो जमींदार की आप इतना याद रखना है, ये जमींदार बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये बहुत सारा लगान जो है वो राजा के पास लेके आते थे। मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत भी था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि मुगलों की आमदनी का जो मुख्य स्रोत था, मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स आप तो जिसको बोल सकते हैं, वो था किसानों से, किसानों की जो उपज थी उससे मिलने वाला राजस्व। किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व या रेवेन्यू जिसको आप बोलते हैं। जमींदार कौन कौन होता था, देखिए करता क्या था कि किसानों या ग्रामीणों से लगान इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन हो सकता था, गांव का मुखिया हो सकता था, सरदार हो सकता, दरबार का अमीर हो सकता था। मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, उपज से मिलने वाला राजस्व, क्योंकि वहां पर मान लो वो पट्टी चलेगी अपने फोन नंबर वाली, तो वहां पे नजर नहीं आए, तो यहाँ पे आप उपज से मिलने वाला राजस्व
देख सकते हैं आप। तो बेटा ये जमीन और जब्त और जमींदार वाला जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है, इसको आप लिखिए। अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। टोडरमल से मिलते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपको मिलकर प्रसन्नता होगी। टोडरमल के साथ में एक किताब मैं आपको बताऊंगा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, उसके बाद की जो कड़ी है अकबरनामा, मुगलकालीन प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक। लिखिए इसको, दहसाला प्रबंध। देखिए बेटा, दह का मतलब होता है 10, साला मतलब साल, 10 साल के लिए किया गया प्रबंध। रेवेन्यू सिस्टम के अंदर अकबर कालीन प्रशासन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी था। टोडरमल अकबर का बहुत विश्वस्त था, उसका रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री था, उसके नवरत्नों में से एक था। अकबर के पास नवरत्न थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो दहसाला प्रबंध पर। छोटा प्रश्न आता है लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है आपको। दहसाला प्रबंध किसने लागू किया था? टोडरमल ने। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। लिखते हैं इसको, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, नाम रखना याद आपको। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, और समय भी मैं आपको बता रहा हूं 1570 से 1580 ईस्वी तक, ये 10 साल थे। इन 10 वर्षों के लिए राजस्व बंदोबस्त लागू किया, रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व बंदोबस्त कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाएगा, फसलों की सूची क्या होगी, किसमें कितना लगान दिया जाएगा, कौन सा किसान कितना लगान दे सकता है, कितनी जमीन है तो कितना लगान लगेगा, किस प्रकार की फसलें खाद्यान्न है या नकदी, बहुत सारा सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ। लेकिन अपने को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इतना नहीं पढ़े। हमको ये समझना है कि टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का स्थायी बंदोबस्त नहीं, दहसाला प्रबंध 10 वर्षों के लिए 1570 से 1580, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके अंदर था क्या? जैसे कि कृषि की पैदावार, जिसमें कृषि की पैदावार जो आप खेती कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन, उसका सिस्टम, उसका जानकारी थी। कृषि की पैदावार के बाद में कीमतें उनकी, कृषि भूमि का सर्वेक्षण, कीमतें क्या रहेगी, कृषि भूमि का सर्वे, कृषि भूमि का सर्वेक्षण, इन सबको आधार बनाया गया था। इनके बारे में बहुत लंबा डिटेल में स्टडी किया गया और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों के ऊपर जो नियम बनाए गए या लागू किए गए। कृषि की पैदावार, उनकी कीमतें, उनका सर्वेक्षण आदि को आधार बनाकर क्या किया गया? जो लगान है, जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उसकी रेट, जिसको दर कहते हैं, राजस्व की दरें निश्चित की गई, कोई मनमाना नहीं। अकबर देखिए कितना दूरदर्शी था, टोडरमल का साथ मिला उसे। यह है दहसाला प्रबंध। छोटा सा टॉपिक है, लागू करने वाला टोडरमल। कब? 10 सालों के लिए, इसलिए इसको 10 साला दहसाला प्रबंध कहते हैं। दह का मतलब 10 वर्षों के लिए इसको लागू किया गया था। 10 वर्ष, यह आपको ध्यान में रखना है। सिस्टम क्या था? कृषि की पैदावार, उसकी कीमतें, कृषि भूमि का सर्वे किया गया। इन सब के बाद में जो रेवेन्यू की जो रेट थी उसका फिक्सेशन हुआ, उसकी दरें निश्चित की गई कि भाई ये आपको इतना लगान देना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि दहसाला प्रबंध किसने किया था, राजस्व मंत्री कौन था अकबर का। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करें। मैंने आपको बताया था एक पुस्तक जिसका नाम है अकबरनामा।
अकबरनामा, और इसी के अंदर जुड़ा हुआ है आईने अकबरी। बहुत महत्वपूर्ण, अकबर के प्रशासन की अगर मैं दर्पण कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबरनामा, हुमायूंनामा और फिर अकबरनामा। बाबरनामा बाबर ने लिखी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, और यहां पर अकबर नहीं है, यहां पर है अबुल फजल। अकबर के दरबारी और उसका नवरत्न अबुल फजल, उसने अकबरनामा लिखी। तो यहां पर हम इसको शुरू करते हैं। अकबर के दरबारी, नाम है अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा लिखित इस पुस्तक को उसने 3 भागों में लिखा, जिसको 3 जिल्दें कहते हैं। ये जो पुस्तक है वो 3 जिल्दों या 3 भागों में 3 कवर के अंदर विभाजित है। पुस्तक से अभिप्राय अकबरनामा, पुस्तक 3 जिल्दों में, जिल्द का मतलब आप भाग समझ लीजिए, फारसी शब्द है, उर्दू फारसी, 3 जिल्दों में विभक्त है। पहला भाग, सबसे पहले भाग के अंदर जो है अकबर के पूर्वजों का विवरण है। पहला, यहां पे प्रथम में लिखूंगा मैं, पहला जो है वो, उसके अंदर किसका वर्णन है? अकबर के पूर्वजों का विवरण है, खानदानी। पहले उसने अपने पूर्वजों का विवरण लिखवाया कि भाई पहले बताओ हमारे दादा परदादा कैसे थे, हमारे पिताजी ने क्या किया, वो सब लिखो। इतिहास लेखन बहुत पुरानी परंपरा है। दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का जिक्र है। दूसरा जो है वो अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो है, शासनकाल की घटनाओं का विवरण दूसरे भाग में है। फिर आता है आपका तीसरा भाग, सबसे महत्वपूर्ण। तीसरा भाग अपने आप में एक और बड़ी किताब है। पहले भाग में पूर्वजों का वर्णन है, दूसरे के अंदर जो है शासनकाल की घटनाएं हैं, और तीसरा जो है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। तीसरा भाग है, उसका नाम है आईने अकबरी। आईन ए अकबरी, तीसरा, मैंने कहा तीसरा भाग अपने आप में पुस्तक है जिसमें अब इसके अंदर क्या क्या बताया गया है वो मैं अभी लिखूंगा यहां पे। पहला भाग पूर्वज, दूसरा शासन की घटनाएं, तीसरा जो नाम है वो है आईने अकबरी। इसलिए मैंने देखा अकबरनामा, आईने, ये अकबरनामा पूरी किताब है, आईने अकबरी उसका भाग है, लेकिन वो भी एक किताब के बराबर। किताब के अंदर किताब क्या क्या है? अकबरकालीन प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट। आईने अकबरी में क्या क्या, आप देखिए हिसाब लगाते जाना, मैं यहां से ए से शुरू करूंगा। अकबरकालीन प्रशासन, अकबरकालीन प्रशासन ए, फिर बी, दूसरे में इसके घराने, मुगल काल के जो घराने थे, घरानों। उसके बाद में सी, प्रशासन घरानों के बाद में सेना, आर्मी के बारे में। सेना के बाद में जो राजस्व व्यवस्था थी उसका भी इसके अंदर जिक्र दिया गया है। राजस्व व्यवस्था कितना विस्तृत। वास्तव में जो अबुल फजल था उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था अकबर के लिए, लोगों तक अकबरकालीन प्रशासन की व्यवस्था को पहुंचाने के लिए। राजस्व हो गया, उसके बाद में भूगोल का वृतांत, भूगोल का विवरण, भारत का भूगोल। उसके बाद में आगे देखिए उस समय की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी लोगों की, वो तत्कालीन भारत की, कि लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है, उनकी परंपराएं क्या हैं, ये है। उसके बाद में सभी प्रकार की फसलें, पैदावार की कीमतें, फसलें उस समय की फसलें कैसी पैदा होती थी, पैदावार, और मजदूरी की जो सिस्टम था, मजदूर क्या कैसे काम करते थे, मजदूरी की कीमतें, ये सारी इसके अंदर लिखी हुई है। आप इसको समझिए, जी तक बिंदु हो गया।
वापिस देखिए, अकबरनामा जिसके अंदर आईने अकबरी एक भाग है, लिखी किसने? अबुल फजल ने। अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर का बहुत विश्वस्त दरबारी था। 3 भागों में इसको लिखा इसने, 3 जिल्दों में। सीधी सीधी बात है, अकबरनामा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जिसमें अकबर के पूर्वजों का विवरण है, दूसरे में शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो है, तीसरा भाग सबसे इंपॉर्टेंट आईने अकबरी। अब आईने अकबरी में क्या है? आईने अकबरी के अंदर मैंने ए से लगा करके जी तक बिंदु लिखा। सबसे पहला में अकबर का प्रशासन, दूसरे में उसका घराना, तीसरा उसकी सेना से संबंधित, फिर रेवेन्यू सिस्टम, इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन, जो सब कंटिनेंट था उस समय भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ की संस्कृति की परंपराएं, लोगों के रीति रिवाज, फसलें, पैदावार, मजदूरी कैसे होती थी, क्या क्या लोगों को मजदूरी, सबका एक तरह से ये पूरा रिफ्लेक्शन था, एक दर्पण कह सकता हूं मैं मुगल कालीन प्रशासन का। बहुत महत्वपूर्ण। तो हमने यहाँ पे 2 टॉपिक लिए, वैशाला प्रबंध और अकबरनामा। इसको नोट कीजिए। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मुगल प्रशासन, मुगल साम्राज्य वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।